गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। तो देखिए, कल हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा था वो एवरेज एटॉमिक मास। हाँ, हम लोग एटम्स के बारे में जानकारी ले रहे थे। उस एटम्स में हमने सबसे पहले तो एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, और कल हम लोगों ने जो मेन डिस्कस किया था वो था एवरेज एटॉमिक मास। बराबर है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि भाई हमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी है। Why it is compulsory or necessary to calculate the average atomic mass? Because there are more than one atom of same atomic number. ओके, और उसको मैंने क्या वर्ड यूज किया था? आइसोटोप्स। Isotopes. आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक एटम्स के नेचर में आइसोटोप्स प्रेजेंट रहते हैं, और हर एक आइसोटोप्स का क्या सेम होता है? आइसोटोप्स का सेम क्या होता है? Atomic number. एटॉमिक नंबर। और डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक मास। Mass number. मास उनका या मास नंबर जो होता है वो उनका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल देखा था। फिर उसी वजह से हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ता था। और एवरेज एटॉमिक मास को हम कितने तरह से कैलकुलेट करते थे? टू टाइप्स। Two types. पहला तरीका क्या था? जब आप लोग के पास क्या दिया रहेगा? Relative abundance. अबंडेंस। अगर दिया रहता है तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड तरीका क्या था? जब आपको क्या दिया रहेगा? रेशियो। रेशो दिया रहेगा है, किस रेशो में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डन। तो उसके हिसाब से हमने एवरेज एटॉमिक मास देख लिया था। अब हम आगे के कंसेप्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। तो मैंने कहा था एटॉमिक मास जो होता है वो दो यूनिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो यूनिट कौन से थे बताइए? AMU. Gram and AMU. एएमयू या फिर यू। यू। ओके, दूसरा कौन सा था? ग्राम। ग्राम। हाँ, तो फिर मैंने समझा था कि एएमयू या यू जब मैं लिखता हूँ मतलब इट इज द मास ऑफ वन एटम। One atom. एटम होता है। ठीक है, और वही अगर मैं ग्राम लिखता हूँ दैट मीन्स इट इज द मास ऑफ एन एटम। Na atom. एटम्स होते हैं। ठीक है, एनए का मतलब क्या होता है? Avogadro's number. एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? कितना होता है इसकी वैल्यू? 6.022 into 10 raised to the power 23. 0.022 into 10 raised to power 23. सर आप पॉज हो गए। सर आप पॉज हो गए। आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर। हाँ सर अब आ रही है। हाँ, एक मिनट। सर आप पॉज हो गए हो। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं। Actually, I am getting a call. I think it must be call from the service center, so I have to pick up that call. Excuse me, Sonali. Excuse me, just give me a second. सोनाली, तुझा मोबाईल नंबर दे, मोबाईल दे बरं, एक नंबर डायल कर. 8767 610 312. मला असं वाटतं त्या एमआय सेंटर वाल्याचा फोन असेल. हॅलो, हा प्रशांत तेलंग बोलतोय. फोन केला होता तुम्ही आता?
हाँ बोला ना। हाँ हॅलो, हा कोण बोलतोय मॅडम? प्रशांत तेलंग बोलतोय. आपण फोन केला होता तुम्हाला. अच्छा गायत्रीनी, हा हा बोला ना बोला ना. मॅडम तुमची इच्छा, तुम्हाला ऑफिसमध्ये यायचं असल्यास तुम्ही ऑफिसमध्ये येऊ शकता, नाहीतर जर तुम्ही तिकडे घराकडे राहत असाल तर घराकडे जवळपास मी 5 वाजता वगैरे येतो घरी. तर त्यावेळेस हा 4:30 5 वाजता येतो, तर 5 वाजता पण येऊ शकता. तर तुम्हाला काय सोयीस्कर होतं ते सांगा, कारण मी घरी फक्त हार्डली 5:30 वाजेपर्यंत असतो, 5 ते 5:30च्या दरम्यान. बरं ठीक आहे मॅडम, काही हरकत नाही, चालेल, धन्यवाद. काय म्हटलं मॅडम? हो देवालयमध्ये तो सगळ्यात शेवटचा जो डुप्लेक्स आहे तो. ठीक है मैडम, धन्यवाद। सॉरी। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर मैं एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास सिंपल डेफिनेशन होगी अगर किसी ने पूछा जाएगा। ठीक है, व्हेन द एटॉमिक मास, क्या करेंगे, व्हेन द एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस, जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे किसमें, एक्सप्रेस इन ग्राम्स, कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज, तब हम उसको क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, GAM। ओके, इट इज द particularly abbreviation which is used for the gram atomic mass। okay, so this particularly gram atomic mass is also called as 1 ग्राम एटम। इसको हम क्या कहते हैं, 1 ग्राम सर आप एटम। पॉज हो गए। क्या बात करो, मैं पॉज कैसे हो सकता हूँ यार? अभी फिर से कॉल आ रहा है क्या? नहीं हो सर, दिख रहे हैं। हाँ ना, वही तो बोल रहा हूँ। नहीं सर, दिख रहे तो आपको इस चीज फोकस करना है कि ग्राम एटॉमिक मास को ही हम 1 ग्राम एटम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, तो मैंने लिखा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम को ही मैं क्या बोलूंगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा है? हाँ सर। लेटर ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है एटॉमिक मास के बाद में, वो होता है मॉलिक्यूलर मास। वेल मॉलिक्यूलर मास तो आप लोग को पता ही है, बताइए क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? मास ऑफ मॉलिक्यूल। मास ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो ध्यान में रखना, अभी हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। अभी तक सिर्फ हम एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम उसमें सबसे पहले बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो भाई एटॉमिक मास मतलब जैसे मास ऑफ एन एटम होता है, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल। बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर सोडियम लिखा, तो सोडियम का आप क्या दोगे? सोडियम का मैंने लिखा कि 23 ग्राम ये मास है। सोडियम का मास 23 ग्राम है, कंसिडर करो। हाँ, सो आप क्या बोलोगे कि ये 23 ग्राम क्या है, एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है? एटॉमिक एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है, क्योंकि भाई सोडियम क्या है, सोडियम इज एन एटम। एटम। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि CO2 का जो मास होता है वो 44 ग्राम होता है। तो यहाँ पर बताओ ये 44 ग्राम क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। CO2 क्या है? CO2 क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में फर्क तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर से हम जरा रिवाइज कर लेते हैं। एटम का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम हो, और मॉलिक्यूल मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो। अब अच्छा मुझे बताओ, एक से ज्यादा एटम, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल कितने एटम्स है CO2 में? हाउ मेनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट? 2 है क्या टोटल एटम्स? 3 3 एटम्स। एक कार्बन है
और 2 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल कितने एटम्स हो गए यहाँ पर? 3 एटम्स हो गए। लेकिन अगर मैंने पूछा कि यहाँ पर कितने टाइप्स के एटम है, कितने टाइप्स के एटम है CO2 में? 2 क्या है? एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा जिसमें, अच्छा मुझे बताओ ये कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है ये सेम एटम है या डिफरेंट एटम है? आर दिस सेम एटम और द डिफरेंट एटम्स? Different atom. मॉलिक्यूल्स में जो रहेंगे डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, सही है? और एक से ज्यादा ही एटम रहेंगे, क्योंकि एक एटम रहेगा तो मैं उसको सिंपली एटम कहूंगा, और 2 एटम रहेंगे तो उसको मॉलिक्यूल बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं लिख रहा हूँ O2, तो बताओ O2 क्या है? मॉलिक्यूल है, एटम है, क्या है? मॉलिक्यूल। Molecule. O2 क्या है? बराबर है, ध्यान में रखना। O2 क्या है? मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पर लिखा कि मॉलिक्यूल में हमेशा डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, यहाँ पर क्या है? सेम एटम है या डिफरेंट एटम है? सेम। सेम। तो फिर जब सेम एटम रहेंगे तो मैं इसको मॉलिक्यूल कहूँ या ना कहूँ? मॉलिक्यूल। कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल कहेंगे भाई। क्या होता है? एक से ज्यादा एटम होने चाहिए, डजंट मैटर वो सेम एटम है या फिर different Different. जैसे यहाँ पर O2 में एटम कैसे? दोनों के दोनों सेम। जो एटम थे वो कैसे हैं? डिफरेंट। डिफरेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम होते हैं उसको हम कौन से मॉलिक्यूल कहते हैं? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम हो उसको हम कौन सा मॉलिक्यूल कहते हैं? बताइए। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप के एटम हो उसको हम कौन सा मॉलिक्यूल कहेंगे? आइसोमर। आइसोमर अलग चीज होती है। भाई ये तो सारी चीजें बताई है मैंने, भूल गए लगता आप लोग। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम एटम वाले मॉलिक्यूल, होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ 2 डिफरेंट एटम से, मतलब इसको क्या कहूंगा मैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल। तो भाई मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, होमो एटोमिक होता है या फिर हेट्रोएटोमिक होता है। ओके डन। तो ये चीज दिमाग में डाल दो। ये बहुत सिंपल चीज है लेकिन ये हमारे दिमाग से निकल जाती है और फिर इसीलिए हम लोग को क्वेश्चंस टफ जाते हैं, समझे ना? क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं होते अगर ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए प्रेजेंट रही तो। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज, छोटी सी भी चीज आप लोग भूल गए, स्किप हो गया, तो दिक्कत तो जाएंगी आपको, है ना? तो अब नेक्स्ट मेरा कुछ क्वेश्चन है, इसी रिगार्ड में हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि भाई मैं एक एटम ले रहा हूँ, सॉरी मॉलिक्यूल ले रहा हूँ CO2। अब चलो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो बताइए मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे? टेल मी। कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, और ऑक्सीजन का मास कितने टाइम? 2 टाइम। बताओ कार्बन का मास कितना होता है? 12 ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16/2। तो प्लस 16/2 कितना होगा? 32 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 32। टोटल कितना होगा ये? 44 ग्राम। बराबर है? क्लियर है? हाँ क्लियर सर। है? अब नेक्स्ट और चीज, जैसे O2 ऑक्सीजन, मुझे बताओ ऑक्सीजन का मास बताना है, ठीक है? तो ऑक्सीजन का मास अगर मैंने पूछा तो भाई मैं सिर्फ ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, तो आप जब मैं बोलूंगा व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप मुझे किसका मास बताएंगे? ऑक्सीजन एटम का या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का?
ऑक्सीजन एटम का। ऑक्सीजन एटम का। ऑक्सीजन एटम का बताएंगे या मॉलिक्यूल का बताएंगे? एटम। एटम। एटम का। एटम का। ठीक है, आप बोलेंगे कि एटम का बताना है, जो कि गलत है। भाई मैं ऑक्सीजन एटम का मास नहीं बताऊंगा अगर मैंने ऑक्सीजन का मास पूछा तो। ठीक है, अगर मैंने ऑक्सीजन एटम ऐसा बोला तभी आप ऑक्सीजन एटम का मास बताओगे, जो कि होता है 16 ग्राम। क्यों? ध्यान में रखना, मैंने अगर मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का मास पूछा तो आप O2 का मास बताएंगे, ना कि O का बताएंगे। अब सवाल आता है क्यों? बता सकते हैं इसका कोई जवाब? इसका जवाब कोई बता पाएगा मुझे? क्योंकि ऑक्सीजन क्योंकि कंबाइंड ऑक्सीजन, फॉर्म में रहता है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो नेचर में O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेचर में वो एग्जिस्ट कैसे करता है? एग्जिस्ट इन नेचर एज O2, नॉट एन O। वो मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं होता है, हमेशा डायटोमिक स्टेट में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आपको अगर ऑक्सीजन का मास पूछेंगे तो आप कितना मास लिखेंगे उसका? सॉरी, कितना मास लिखेंगे? 32 ग्राम। कितना मास लिखेंगे? 32 ग्राम। तो वैसे अगर मैंने पूछा व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या बताएंगे? कितना? 1। मैंने अभी तो बताया। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट होता है नेचर में? हाइड्रोजन नेचर में एग्जिस्ट कैसे होता है? एज H या फिर H फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या H2 फॉर्म में? तो अगर H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसका मास क्या होगा? 2 होगा। व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का मास क्या है? नाइट्रोजन का मास क्या है? कितना? 14 भाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट कैसे करता है नेचर में? N फॉर्म में करता है या N2 फॉर्म में? N2 फॉर्म में करता है। और एक N का मास 14 होता है, तो 2 N का मास कितना होगा? 28। 8 होता है। तो ये ध्यान में रखना। अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द मास ऑफ लिथियम? लिथियम का मास क्या होता है? 6 ग्राम। क्योंकि लिथियम नेचर में एग्जिस्ट लिथियम के फॉर्म में ही करेगा, Li2 फॉर्म में नहीं करता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो फिर इस तरह से होता है ये मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? इट इज द सम ऑफ सर आप पॉज हो गए। सर आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ सर आप पॉज हो। सर आप पॉज हो गए। आ जा रही है आपको? दिख रहा है, ग्लोव दिख हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। तो डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या डेफिनेशन है? इट इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ
ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। और इसका एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं CO2, जो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन दिस वे। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास होने के बाद में नेक्स्ट क्या करना है? mm means mm मीन्स मॉलिक्यूलर मास। ओके, अभी वो जान पर आ जाता है ना लिखना, थोड़ा सा बार बार वही वही, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, बट आपको यूज नहीं करना है, समझे ना? यू डोंट नीड टू राइट डाउन दिस शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है? हाँ सर। लेकिन ये GM लिखना, ग्राम एटॉमिक मास का ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है। ये मेरा शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है ग्राम एटॉमिक मास का। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब जैसे एटॉमिक मास के बाद में ग्राम एटॉमिक मास आ रहा था, वैसे मॉलिक्यूलर मास के बाद में क्या आएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर है क्या आएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके। अब अगर आपको इसको इसके बारे में पूछ लिया कि भाई व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसकी डेफिनेशन आप सिंपली ऐसे लिखेंगे क्या? व्हेन द एटॉमिक की जगह मॉलिक्यूलर मास, सो व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब GMM। ओके, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और उसको हम क्या कहेंगे? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर है? हाँ सर। ओके। तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 ग्राम O2? 1 ग्राम O2 का मास कितना होगा? 32। 32 ग्राम। वेरी गुड। कितना होता है? 32 ग्राम। बराबर है, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक और चीज आ रही है जिसके बारे में हमने कल बात की। मैंने आपको समझाया था ना, जब भी मैं ग्राम ये वाला यूनिट यूज करूंगा, मतलब इट इज द मास ऑफ वन एटम। एन एटम, सॉरी एन एटम। Na के लिए होता है। बट Na क्या? ऑक्सीजन क्या है? O2 क्या है? एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है। मतलब ग्राम में यहाँ पर लिख रहा हूँ 32 ग्राम, अगर मैं लिख रहा हूँ मतलब इट इज द मास ऑफ Na। मॉलिक्यूल। Na मॉलिक्यूल का मास होता है। ये कितने मॉलिक्यूल का मास होता है? Na मॉलिक्यूल का। और Na मॉलिक्यूल मतलब कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 6.022 into 10 raised to 5 into 10 raised to 4 बराबर है। डन। अब मुझे बताओ, मैंने आपको कल बताया था कि ये नंबर आ गया, मतलब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मोल। मोल। राइट? मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, मतलब क्या होगा ये? 1 मोल मॉलिक्यूल। 2 ग्राम जो मास रहेगा, ये कितने मॉलिक्यूल का मास है? 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल, या फिर इसको हम कहते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर हम क्या कहते हैं? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ध्यान में रखना, मोल और ग्राम, मतलब 1 मोल और 1 ग्राम ये सेम ही होता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Okay, आपकी good. आवाज अटक रही सर। मेरी आवाज अटक रही है क्या? ओके। नहीं सर, क्लियर नहीं सर। मन मन से सुनो मन की बात बेटा, इसीलिए तुम्हारी आवाज कट रही। तुम मन से नहीं सुन रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। सर ऐसे मन देकर सुनोगे ना तो मैं बिना बोले ही आप समझ जाओगे सब कुछ। पता है आपको? हाँ, पता है? देखो अभी मैं मन में क्या सोच रहा हूँ पता चल रहा होगा बहुत सारे लोग जो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, है ना? क्या समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ बेटा, बेस में आओ तो बेस में ना तन मन धन सब लगाना पड़ेगा यहाँ, समझे ना? तन तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर मस्त बिठाऊंगा आप लोग को, पूरी फिजिकल मस्त, ठीक है? फिजिकली पूरा एक्सरसाइज करूंगा। ऐसे अगर आपका वेट अगर 25 किलो, 25 किलो तो खैर होगा नहीं किसी का वेट, 50 किलो होगा तो 50 किलो का मैं 45 किलो बना दूंगा। पता है आपको? ठीक है? मतलब मैं स्लिम एंड ट्रिम करने की भी एक, पता है, मशीनरी है अपने पास, है ना? लोगों को ऐसा वर्कआउट करवाता हूँ, ऐसा वर्कआउट करवाता हूँ कि उनका वेट ना कम हो जाता है। ओके, देन उसके बाद में आपको मन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन नहीं लगाओगे तो मेरी बात कुछ भी बातें समझ में नहीं आएंगी, और कुछ भी बातें नहीं समझ में आएंगी तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपको धन लगाना है यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
सब लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको, तभी जाकर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री पता है सबसे आसान सब्जेक्ट है, पता है आपको? यस सर। केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है, डू यू नो दैट? Yes. हाँ, पता होना चाहिए भाई, केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर उसको पढ़ाने वाला सामने प्रशांत तिलंग रहे तभी, अदरवाइज केमिस्ट्री ना बड़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ, तो सर। ध्यान, ठीक है, एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए हमारी। अब सर। मेरा सवाल ये, हाँ सर बोलिए। सर मॉलिक्यूलर मास के लिए ग्राम यूनिट यूज करना है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए भी ग्राम यूज करना है क्या? देखिए, मॉलिक्यूलर मास के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ग्राम यूनिट यूज करो, यू कैन ऑल्सो यूज द यूनिट AMU और U, क्लियर है? Yes. बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए तो आपको ग्राम ही यूज करना ग्राम। है, गेट इट? हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट मेरा सवाल ये है, मॉलिक्यूल में AMU कैसे यूज होगा? AMU मतलब उसको सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट, आप ऐसा अगर सोचोगे कि भाई उसमें तो एटॉमिक मास हो रहा है ना, तो एटॉमिक मास का यूनिट होना चाहिए, नहीं, मैंने उसको और के लिए क्या बोला था, AMU या फिर यू का लॉन्ग फॉर्म क्या बताया था मैंने? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। तो भाई यूनिफाइड मास में तो कोई एटॉमिक मास ये वर्ड नहीं आ रहा है ना, नहीं। नहीं आ रहा है, तो हम इसको यूज करना हमको सही लगेगा ना? हाँ। 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 तो देखिए हुई थी जब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, उन्होंने यूनिट यही करना स्टार्ट किया था, AMU। हाँ, और फिर अचानक से क्या हो गया, अनामिका जैसे साइंटिस्ट आ गए और उसने यही क्वेश्चन रेज कर लिया कि सर फिर मॉलिक्यूल के लिए हम AMU कैसे यूज करेंगे, तो वो तो मॉलिक्यूल है और ये तो एटॉमिक मास यूनिट है ना? फिर वहां साइंटिस्ट लोगों ने अपने दिमाग चलाए और फिर क्या कर लिए, उसको आर कर दिया, चल यार कोई बात नहीं, यू लिख ले। समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। तो ये ऐसे ऐसे काम होते हैं। देखिए, ये जो झोलझाल होता है, पूरा झोलझाल, ठीक है, थ्योरी, ये पोस्टुलेट जो बनाए जाते हैं ना, इसमें सब झोलझाल होता है। कोई एक आता है, कोई बताता है भाई ऐसा ऐसा होता है, फिर दूसरा आता है, अच्छा भाई ये ऐसा होता है तो फिर वैसा क्यों नहीं हो रहा है, फिर वो ठीक है, और कन्वर्शन करके फिर क्या कर लेते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। अब सोचो ना, सोचो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसका नाम हम लोग जान रहे हैं, क्या बताया उसने, क्या बताया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल। भाई हमें पता नहीं क्या, पता है या नहीं? पता है, पता है। सिंपल चीज है ना, बहुत अजब अजब, मतलब रॉकेट साइंस बताएगा उसने हमको? नहीं। नहीं। क्या बताया, छोटा पार्ट होता है पार्टिकल का, भाई ये क्या मतलब है, मैं मेरे घर में सबसे छोटा हूँ, अब क्या मेरे को साइंटिस्ट बना दोगे, बना देंगे क्या आप मेरे को? नहीं, लेकिन क्या है ना, एक चीज ना उसने बता दी पहले, उसका नसीब अच्छा था कि वो उस जमाने में पैदा हो गया, है ना, उस जमाने में पैदा हो गया, उसने बोल दिया क्या भाई ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पार्टिकल, और वो बन गया साइंटिस्ट, है ना, ग्रेट अचीवमेंट है, तालियां बज गई उसके लिए। और यही बात हम बोलते हैं तो हमको बता, ये क्या चिल्लर बातें बता रही, ऐसा बता मेरे को एटम का रदरफोर्ड मॉडल का था, फिर हमारे तारे जमीन पर आ जाते हैं। मतलब यार पहले के लोगों ने सब सिंपल सिंपल काम करके रख लिए और सारे टफ काम हमारे लिए छोड़ दिए, है ना? पता है क्यों? हाँ। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारी आगे वाली जनरेशन ना जीनियस पैदा होने वाले, आप लोगों जैसे जीनियस, और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, सारे के सारे टफ काम आपके लिए छोड़ दिए, समझे ना? तो जरा अब भी अपना जो जीनियसनेस है ना उसका इस्तेमाल करो, ठीक है, और सॉल्व करो, ठीक है। तो अब मेरा सवाल कान खोल कर सुनिए। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि भाई वन मोल मतलब ही कितना मॉलिक्यूल, मतलब कितना नंबर होता है, वन मोल मतलब ही 6.022 into 10 to the power 23. ओके। तो अगर मैं बोलूं कि भाई वन मोल ऑफ O2 क्या है, O2 क्या है, मतलब एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल। Molecule. वन मोल ऑफ O2 मतलब O2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो O2 के कितने मॉलिक्यूल, कितने? 2 मोल बोला मैंने, मोल,
सिर्फ 1 मोल ऑफ O2 नहीं बोला, 10⁻23 कितना होगा? मोल वर्ड आ गया तो आपको क्या यूज करना है? 6.022 into 10⁻23 समझ में आ रहा है? मोल वर्ड आ गया कि ये वाला वर्ड यूज करना है, मतलब ये वाला नंबर यूज करना है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अब मेरा सवाल ये है कि भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2 में इतने O2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो फिर ऑक्सीजन के एटम कितने प्रेजेंट है? 1 मोल ऑफ O2 में ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे बताइए? 6.022 into 10⁻23 कितने एटम्स रहेंगे? O2 क्या है? व्हाट इज O2? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 2। सर 6.022 का डबल। एटम हाँ, प्रेजेंट सर। रहेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेगा बाई 2 2। into 23। ये वाला ये वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? Na। एवोगैड्रो। ठीक है, तो उसमें एटम कितने रहेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देने का 2 मतलब 2Na। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, अब ध्यान दीजिए, मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ CO2। बताइए इसमें कितने पर्टिकुलरली एटम्स प्रेजेंट है टोटल? 3। 3 एटम्स प्रेजेंट है। एक CO2 में कितने प्रेजेंट है? कितने एटम्स प्रेजेंट है एक CO2 में? 3 एटम्स। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको कि भाई एक मोल ऑफ CO2 में कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे? 3 into Na। 3 into Na। सिंपल सी बात है भाई। हम क्या करेंगे? 3 तो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ मोल वर्ड एक्स्ट्रा आ गया तो मोल के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं? Na। तो 3 into Na। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो इस तरह से ना क्वेश्चंस होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं बट फिर भी हमारा दिमाग खा जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा सा भी दिमाग खराब ना हो जाए। समझे क्या? ठीक है, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, ठीक है। तो नाउ सवाल आता है कि भाई फॉर्मूला मास क्या होता है? ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला मास ये जो कंसेप्ट होता है इट इज ओनली अप्लाइड टू आयोनिक कंपाउंड्स। ये सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए अप्लाई होता है। हाँ, तो अब मैं समझाता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे NaCl, फॉर एग्जांपल NaCl ये आयोनिक कंपाउंड है। NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड। अब मुझे बताओ भाई आयोनिक कंपाउंड का मीनिंग पता है क्या आपको? हाँ, कंपाउंड ऐसे कंपाउंड कौन सा बॉन्ड होता है? गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड होता है जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड कैसे तैयार होता है? आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड कैसे तैयार होता है? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से तैयार होता है। समझ में आ रहा है? क्या होता है अगर मैंने बोला चल हम लोग अपनी क्या एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर क्या एक्सचेंज करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज विथ मी? बताइए आप लोग क्या एक्सचेंज करना चाहोगे मेरे साथ? क्या एक्सचेंज करना चाहोगे भाई आप मेरे साथ? पेन? मेरे पास पेन नहीं है फिलहाल। मेरे पास बहुत अच्छा मेरा ब्रेन। हाँ, लेकिन मैं चिंता नहीं होगा क्योंकि मेरा ब्रेन ऑलरेडी मेरी वाइफ खा चुकी है। मेरे पास कुछ नहीं बचा अभी, समझे ना? तो ब्रेन नहीं है मेरे पास। अच्छा, जितना उतना दे दो, ठीक है। चलो ब्रेन एक्सचेंज कर ले। तो ब्रेन एक्सचेंज मतलब क्या होगा? एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि मैंने आपको दिया और बदले में आपका लिया, यही एक्सचेंज होना चाहिए? या फिर सिर्फ मैंने दिया तो भी चलेगा, आपने नहीं दिया तो नहीं तो भी क्या लगता है?
एक्सचेंज मतलब दोनों को देना पड़ेगा या केवल एक देगा तो भी चलेगा? दोनों को दोनों को देना को देना पड़ेगा। दोनों को मैं देना अगर आपका तो आप लेंगे, समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं कहता हूं, भाई ले मेरा ब्रेन ले ले, और आप बोलेंगे हर हमको हर, ऐसा फिर उसको एक्सचेंज बोलेंगे क्या हम लोग? नहीं। बोलेंगे ये नहीं, नहीं, तो उसको आपको लेना भी तो पड़ेगा, है ना? अगर आप मेरे पास आओगे और बोलेंगे कि सर ये लोग का ब्रेन ले लो, आप ले लो, ठीक है, और मैं बोलूंगा नहीं यार छोड़ना क्या फालतू में, राइट? तो एक्सचेंज का मतलब अगर कोई दे रहा है तो दूसरा लेना भी चाहिए। मतलब एक्सचेंज में दो चीजें होती है, कौन सी? एक चीज रहेंगी जो गेन करेगा और दूसरी चीज रहेगा जो क्या करेगा? लूज करेगा। ओके, किसको गेन और किसको लूज? जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे फॉर NaCl, पता है NaCl क्या करता है? सबसे पहले NaCl एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वो क्या तैयार करता है? इलेक्ट्रॉन। बराबर है ना? देखिए Na एटम का अगर हम स्ट्रक्चर निकालते हैं तो Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसमें पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और वैसे Cl का अगर मैं निकालता हूं तो पहले इसमें 2, दूसरे इसमें 8 और तीसरे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बराबर है? अब ये सोडियम एटम क्या करेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सोडियम में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसको बोलते हैं, बराबर है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन और इसको बोलते हैं निगेटिव आयन। और आपको पता है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तैयार होता है और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो समझ आ गया आयनिक बॉन्ड कैसे तैयार हो रहा है? हाँ सवाल ये उठता है कि भाई जब आयनिक बॉन्ड मेरा तैयार होगा, मतलब NaCl जब तैयार होगा तो NaCl में एक Na पॉजिटिव और एक Cl मिलकर ये NaCl बनाएगा क्या? तो इसका जवाब है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है। ये जो आयनिक कंपाउंड है NaCl, इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? यहाँ पर एक Na पॉजिटिव तैयार रहेगा और उसके सराउंडिंग में Cl निगेटिव रहते हैं, समझे? और एक Cl के सराउंडिंग में 6 Na पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है? मतलब अगर मैं इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो एक्चुअल फॉर्मूला में Na पॉजिटिव 1 और Cl निगेटिव 6 ऐसा लिखना पड़ेगा, या फिर Cl निगेटिव 1 और Na पॉजिटिव 6 ये ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। ये इसका एक्चुअल होता है। मैंने कहा आयनिक जो कंपाउंड है NaCl, उसको भले ही आप NaCl ये लिख रहे हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर में एक Na पॉजिटिव और एक Cl निगेटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन है, हम ऐसे निकालेंगे ना उसको। हाँ सर। बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं रहता है। ये कैसा रहता है कि एक Na पॉजिटिव के सराउंडिंग में 6 Cl निगेटिव रहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और ठीक उसी तरह से एक Cl निगेटिव के सराउंडिंग में 6 Na पॉजिटिव रहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ तो उसके बेसिस पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? Na पॉजिटिव 1 तो Cl निगेटिव 6 चाहिए, सही है? या फिर Na पॉजिटिव 6 तो Cl निगेटिव 1 रहेगा, सही है? हाँ हाँ, तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है NaCl का। बट ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट होता है क्योंकि देखिए अगर मैंने इस तरह से फॉर्मूला लिया होता तो इसका